Hello students, we were studying chapter biomolecules and today's topic of this chapter is nucleic acid. Nucleic acid nucleotides का polymer होता है. It's a polymer of nucleotides. जो adjacent nucleotides होते हैं वो एक दूसरे से held होते हैं या उनको एक दूसरे को held करके रखता है एक phosphodiester bond. कौन held करके रखता है इनको? phosphodiester bond. nucleotides को एक दूसरे के साथ ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हैंड करके रखता है. एक फॉस्फेट मोइटी लिंक करती है 3 डिग्री कार्बन को शुगर के दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th एंड कार्बन पर. क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है डीएनए का. एक तरफ 5th एंड होता है, उससे अटैच होता है 3rd एंड और नीचे 3rd एंड और 5th एंड, तो उनको हैंड करके रखती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए. ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या और दूसरा क्या है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो सबसे पहले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए के बारे में देखते हैं. वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया था डीएनए का. हर एक स्ट्रैंड में पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, इसलिए एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है. जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, हमने कहा डबल हेलिकल मॉडल दिया था वॉटसन क्रिक ने, तो जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल रन करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में. मतलब एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा उस डायरेक्शन में. मतलब ये है 5th एंड ये 3rd एंड एंड दिस इज 5th एंड 3rd एंड. तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करते हैं. एक स्पाइरल है, उसमें 10 बेसिस होते हैं जो स्टैक्ड होते हैं एट एन इंटरवल ऑफ 0.34 नैनोमीटर. जो बेस पेयर्स होते हैं एक पूरे डीएनए में, हेलिकल में कितने होते हैं? 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और 10 का डिस्टेंस कितना आता है? 0.34 नैनोमीटर. तो एक जो है ये आप यहाँ से समझ सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर. इतने डिस्टेंस से ही दूर है. ये भी कितना होगा? 0.34 से. तो हम कह सकते हैं जो पिच है एक पूरा का पूरा टर्न है डीएनए का, वो 3.4 नैनोमीटर या 34 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल होता है. ये पूरा का पूरा एक टर्न 34 आर्मस्ट्रॉन्ग. ये जो फॉर्म है डीएनए का उसको बोलते हैं बी डीएनए. उसके बाद हम चलेंगे, जैसे आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ये 5th एंड है तो ये जहाँ पर खत्म होगा ये होगा इसका 3rd एंड. ये क्या है? ये इसका 3rd एंड है, तो ये जहाँ खत्म होगा ये होगा इसका 5th एंड. उसके बाद है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड. ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीमर होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का. इसमें जो पेंटोज शुगर होती है वो है राइबोज. नाइट्रोजन बेस होते हैं एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. तो आरएनए में क्या होता है? थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह क्या होता है? यूरासिल. और यहाँ पर आरएनए 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, सेकंड टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए एंड थर्ड इज आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए. तो ये था न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन पॉलीमर्स. पॉलीमर में जो सक्सेसिव मोनोमर्स होती हैं वो एक स्पेशल टाइप बॉन्ड से अटैच होती हैं. बॉन्ड फॉर्मेशन होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन से. मतलब उसमें रिएक्शन होगी जो वाटर मोइटी को एलिमिनेट कर देगी. एक पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड लिंक होती है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, जो फॉर्म होता है बिटवीन द 1st एंड द 4th कार्बन एटम्स. तो यहाँ पर ये कार्बन एटम कौन सा है? 1st. तो यहाँ पर ये हो गया 1st, 2nd, 3rd, 4th. यहाँ से लेके 1st, 2nd, 3rd, 4th, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन आ गया तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे. तो 1st कार्बन एटम अटैच होता है 4th कार्बन एटम से और ये बॉन्ड बनता है. तो 1,4 ग्लाइसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है 1st एंड 4th कार्बन एटम ऑफ सक्सेसिव मोनोमर्स. और ब्रांच पॉलीसैकेराइड में ब्रांचिंग होगी 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंक
लीकेज। पॉलीपेप्टाइड में सक्सेसिव नंबर, अब उन्होंने क्यों बोला 1 6 5 6, ठीक है, इसलिए क्या बोला इसको 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। पॉलीपेप्टाइड में सक्सेसिव अमीनो एसिड लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, जो फॉर्म होता है बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप एंड 1 अमीनो एसिड ऑफ द अमोनिया ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमीनो एसिड। तो जो इसमें वाटर का एलिमिनेट करके वो क्या बना लेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। तो एक तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, एक हमारे पास अमोनिया था, तो यहाँ से तो OH निकल गया, यहाँ से एक H निकल गया, और ये क्या बना लिया इन्होंने, बॉन्ड बना लिया। तो बॉन्ड बन जाएगा CO और NH में, NH2 सॉरी। न्यूक्लिक एसिड में जो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो लिंक होते हैं बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, मतलब जो 3rd और 5th कार्बन को भी अभी हमने पढ़ा DNA में, जो लिंक करता है, जो फॉर्म्ड होता है फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच, शुगर के बीच में, वो होता है एक एस्टर बॉन्ड। तो हम कितने सारे बॉन्ड पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फिर हमने क्या पढ़ा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, अब है एस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड है एक एस्टर बॉन्ड जो आइदर साइड ऑफ फॉस्फेट मोइटी में होता है, इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है, जो अभी हमने इसमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में देखा। तो ये था नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में कौन कौन से बॉन्ड्स कैसे कैसे अटैच होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। टर्नओवर जो होता है बायोमोलिक्यूल्स का, मतलब वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं कुछ अदर बायोमोलिक्यूल्स में जो बने होते हैं और बायोमोलिक्यूल्स के। तो जो केमिकल रिएक्शन जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring in लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट मेटाबॉलिज्म, उन सब में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होगा, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की बात करें, इसमें एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोक होता है इनटू 2 और मोर स्मॉलर पार्टिकल्स, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय पेप्टिडेज और प्रोटीएजेज एंजाइम्स। एनाबॉलिज्म में होगा जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म्ड होता है सिंपल कंपाउंड से, या आप कह सकते हैं इसका उल्टा, स्मॉलर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके क्या बनाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की एनर्जी है वो लिबरेट होती है कंपाउंड से, उसको बोलेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या ATP जिसे बोलते हो, और ATP को एनर्जी हाउस बोलते हैं, नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। नेक्स्ट इज लिविंग स्टेट। बायोमोलिक्यूल्स किसी भी लिविंग सेल में मेटाबॉलिक फ्लक्स में होता है बट इन अ स्टेडी स्टेट। जो लिविंग स्टेट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होती है वो वर्क परफॉर्म करने के एबल होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहते हैं क्योंकि उनको इक्विलिब्रियम अफोर्ड करना होता है, इक्विलिब्रियम तक रीच करना होता है। लिविंग प्रोसेस एक कांस्टेंट एफर्ट है जो इक्विलिब्रियम से हमें पहुंचने तक बचाता है। ये अचीव होता है बाय एनर्जी इनपुट। जो मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड करता है एनर्जी की प्रोडक्शन के मैकेनिज्म को। लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म सिनोनिम्स हैं, जो विदाउट मेटाबॉलिज्म लिविंग स्टेट कुछ नहीं होगी। तो मेटाबॉलिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लिविंग स्टेट्स का।